खालिस्तानी झंडे लगाने के आरोपी को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। आधी रात में ट्रांजिट रिमांड पर हरबीर को धर्मशाला लाई पुलिस। कल रोपड़ के मोरिंडा से हुई थी गिरफ्तारी। खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में जल्द होगी दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा, कहा थोड़ी डिटेल्स का इंतजार, जल्द सलाखों के पीछे होगा गुनहगार। पीएम मोदी आएंगे हिमाचल, सीएम जयराम के न्योते को प्रधानमंत्री ने किया स्वीकार। 31 मई को केंद्र के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर होगा कार्यक्रम। पूर्व सीएम को शादी में जाना पड़ा भारी। मुख्यमंत्री जयराम के गृह क्षेत्र सराज में फंसे प्रेम कुमार धूमल, भारी बारिश ने रोका रास्ता, गांव में ही गुजारनी पड़ी रात। और अंतिम दर्शन के लिए शहरी मंच पर रखा जाएगा पंडित सुखराम का पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जाएंगे मंडी। कई नेताओं ने रात में ही पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। जी हां, खालिस्तानी साजिश में पहला निशान मिल चुका है। एक गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। हरबीर को धर्मशाला कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। आधी रात में धर्मशाला लेकर पुलिस पहुंची थी। आरोपी हरबीर की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। तो विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाने का यह पूरा मामला है। आरोपी हरबीर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरबीर को धर्मशाला कोर्ट में पुलिस लेकर पहुंचेगी। आधी रात में धर्मशाला पुलिस लेकर आई थी। आरोपी हरबीर की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। कल रोपड़ के मोरिंडा से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। मामले में 2 आरोपियों के नाम सामने आए। एक आरोपी हरबीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरा परमजीत, जो अभी फरार बताया जा रहा है। तो धर्मशाला से विचित्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विचित्र, ये जो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है, कैसे आरोपी तक पुलिस पहुंची, सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए श्वेता, आपने बिल्कुल अहम सवाल यहां पर पूछा है कि कैसे आरोपी तक पुलिस पहुंची है। देखो, सबसे पहले तो जब भी ये वारदात हुई थी 8 मई के दिन ये वारदात उजागर हुई थी, लेकिन वैसे उससे पहले ही एक जो आधी रात को, शनिवार की आधी रात को ये वाकया जो है वो घटित हुआ था। उस वक्त वीडियोग्राफी उन आरोपियों की ओर से की गई थी और उसके बाद जो है फिर पुलिस ने और सरकार ने जो है पूरी तत्परता के साथ इसमें एसआईटी गठन की थी। और एसआईटी की जो कमांड थी वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीआईजी संतोष पटियाल को दी थी। लेकिन उसमें जो है एक अहम और कड़ी जोड़ते हुए जो है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और बहुत ही तेज तर्रार जो आईपीएस अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में, वो है विमुक्त रंजन। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी इसलिए ही कि ताकि इस पूरे मामले को जो वो उसमें तेजी लाई जा सके और जल्द से जल्द जो है वो आरोपियों तक पहुंचा जा सके। इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव कहीं ना कहीं इस पूरे वाकयात के बाद जो है सरकार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा था श्वेता। तो उसके तुरंत बाद बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने सोचा था, सरकार की कसौटी पर खरा उतरते हुए उसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की सुपरविजन में जो है जो पुलिस की जो टीम है, एसआईटी की जो टीम है, वो फिर चमकौर साहिब पहुंचती है, रोपड़ पहुंचती है। और इनपुट जो मिली थी वो बड़ी अहम है। वो इनपुट जो हासिल की गई है, जो हमें पुख्ता सूत्रों के हवाले से ही जानकारी मिली है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक जो है पुलिस और एसआईटी की ओर से नहीं की गई है। तो जानकारी ये मिली है कि जो ये आरोपी थे वो एक दिन पहले ही यहां पर आकर जो है एक होम स्टे में ठहरे हुए थे, धर्मशाला के होम स्टे में ठहरे थे। और उसके साथ एक और आरोपी था, क्योंकि जो आरोपी है हरवीर सिंह, वो कबूल कर चुका है कि उसके साथ एक और उसका साथी था जिसका नाम अमरजीत बताया जा रहा है। और ये लोग जो है वो पहले वहां पर आए हैं, उस जगह की रेकी की है। उसके बाद वहां पर जो है रेगुलर जो है उनकी किसी से बातचीत हो रही थी, फोन कॉल जो जब सर्विलांस किया गया है, नंबर जब सर्विलांसिंग की गई है नंबर की, तो कॉन्टैक्ट नंबर की वजह से ही कहीं ना कहीं जो है अहम सुराग मिले थे। तो उसके बाद जो है पुलिस जो एसआईटी है उस जगह तक पहुंची। वही जो नंबर जो बार बार वहां पर ऑन हो रहा था, वही नंबर जो उससे बातचीत वहां पर हो रही थी, वही कॉन्टैक्ट जो है वो कुछ दिनों के बाद, यानी 2 से 3 दिन के बाद जो है वो पंजाब के रोपड़ में जाकर मिल रहा था। तो इसी इनपुट के आधार
पर जो है जो आईपीएस अधिकारी हैं विमुक्त रंजन, उनकी जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है और हरवीर को उसके घर से ही उठा लेती है, जबकि अमरजीत के घर भी वो जाती है, लेकिन वहां पर जो है अमरजीत मौके पर नहीं मिलता है। तो इन दोनों को जो है उठाने के बाद, हालांकि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के तहत जो है जैसे ही इसको गिरफ्तार किया आरोपी हरवीर को, तो उसने कबूल भी कर लिया है कि हाँ, ये जो वाकयात हुआ है या जो घटनाक्रम जिसको उसने अंजाम दिया गया है वहां पर विधानसभा परिसर के बाहर जो झंडे लगाए हैं और वॉल राइटिंग की है वो उसी ने की है। लेकिन देखिए, एसआईटी और पुलिस जो वो यहीं पर इतिश्री नहीं करेगी, हिमाचल सरकार यहीं पर इतिश्री करने वाली नहीं है, क्योंकि इस आरोपी से अब ये पूछने और जानने की कोशिश की जाएगी कि इसके तार और इसका मुख्य सरगना कौन है जो उसको कमांड कर रहा था, क्योंकि ये तो 30 साल का एक युवा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है, जो इनपुट मिली है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है श्वेता की, ये जो है वो नशे का भी आदी है और साथ ही साथ जो है टिप्पर का ड्राइवर है। तो ये इनपुट जो मिली है वो तो प्रीलिमिनरी है, लेकिन आगे बढ़ना है। अब आगे जाकर जो है पुलिस से जानने की कोशिश करेगी कि आफ्टर ऑल इसके तार क्या वाकई में उस शख्स के साथ जुड़े हैं जो लगातार जो है रेफरेंडम की बात करता है, जो ये कहता है कि 6 जून को जो है रेफरेंडम लाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश को जो है पंजाब में जोड़ने की बात की जाएगी। गुरपत पन्नू की हम लोग बात कर रहे हैं, तो गुरपत बंद पन्नू जो है वो लगातार इस तरह की जो धमकियां देता है, तो क्या उसके साथ जुड़ रहे हैं या कोई और सरगना है? मोहाली वाला जो एपिसोड हुआ है वो उनके साथ इनके तार जुड़ते हैं। तमाम सारी पूछताछ है, उसी को लेकर आज इसको कोर्ट में पेश किया जाना है धर्मशाला में, और उसके बाद रिमांड मांगा जाएगा बाकायदा, ताकि जो है पूरी गहनता के साथ पूछताछ की जा सके। और इसके साथ और कौन कौन है श्वेता, उनको भी जो है वो ढूंढने की कोशिश जो है वो की जाएगी। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि दूसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए क्या इस आरोपी जिसको गिरफ्तार किया है इससे कोई सुराग मिल सकता है? डेफिनेटली श्वेता, देखिए, क्योंकि ये वो जो दूसरा आरोपी बताया जा रहा है अमरजीत, वो इसी का सहयोगी है, क्योंकि ये बात ये खुद कबूल कर चुका है कि उसके साथ एक और युवक था और उसके साथ ही मिलकर इस पूरी वारदात को उसने अंजाम तक पहुंचाया था। तो डेफिनेटली पुलिस जो है वो उसके पीछे लगी हुई है। तो कहते हैं ना कि मैं डाल तू पात, तो अगर 3 दिनों के अंदर मुख्य आरोपी को पकड़ा जा सकता है तो उसके साथी को पकड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसके कांधों पर यह कमान सौंपी गई है, खुद जब सरकार को लगा, जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लगा कि आईपीएस अधिकारी विमुक्त रंजन जो है इसमें पूरी सतर्कता के साथ या पूरी तत्परता के साथ जो है वो आरोपी तक पहुंच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये सोच थी, उनकी जो इस मनसा, और उसके बाद उनको, क्यों मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जब एसआईटी का गठन किया गया था उस वक्त 6 सदस्यीय ये टीम बनाई गई थी, उसमें विमुक्त रंजन का नाम कहीं नहीं था। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है जो हमारे पास दूसरी नोटिफिकेशन आई है, वो नोटिफिकेशन ना तो सार्वजनिक हुई थी, ना उसमें किसी तरह का कोई जिक्र किया गया था, लेकिन लिखित रूप से हैंड राइटिंग से उसमें डेट लिखी हुई गई है 8 मई की। तो उसमें लिखा गया है कि विमुक्त रंजन जो है इसको, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, तुरंत जो है आरोपियों तक पहुंचने के लिए जो विमुक्त रंजन को ये जांच सौंपी जाती है, वो खुद जो है वो एसआईटी में बतौर सदस्य जो है वो इसमें काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल लगता है कि सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक गिरफ्तारी मामले में हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो 2 आरोपियों का नाम सामने आया, एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पंजाब के मोरिंडा से गिरफ्तारी हुई, आधी रात को इसको धर्मशाला लाया गया, कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। इस आरोपी से पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। तो 2 आरोपी जिसमें से एक फिलहाल फरार है, जिसको पुलिस लगातार तलाश कर रही है। कब उसकी तलाश खत्म होगी पुलिस की तरफ से वो देखना होगा, क्योंकि दोनों ही आरोपी की गिरफ्तारी बेहद ही जरूरी है। दूसरे आरोपी से भी जो जानकारी निकलकर सामने आएगी वो बेहद ही अहम। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा भवन के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के मामले पर दूसरी गिरफ्तारी जल्द होगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शिमला लौटने पर सीएम जयराम ठाकुर ने यह दावा किया। सीएम ने बताया कि पीएम से मुलाकात के दौरान प्रदेश में हुई घटनाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि जो शख्स पकड़ा गया है उसका संबंध पंजाब से है और दूसरा भी वहीं से ताल्लुक रखता है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और उसे भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मैं तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया है और दूसरे की तलाश जारी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। यानी कि जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स पुलिस विभाग की ओर से किए जा सकते थे वो करने की कोशिश हुई और उसके कारण सफलता भी मिली है। सर, क्या ऐसा भी इनपुट है कि जो अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसे पंजाब से भेजा गया था या हायर किया गया था, कुछ और इसमें पता चल पाया? देखिए, मैंने कहा कि अभी डिटेल्स उसकी आनी बाकी है। गिरफ्तारी हुई है और पंजाब से ही हुई है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका ताल्लुक भी उसी तरह से लगता है, वहीं
उसी प्रदेश से है और जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है वो आगे चल रही है। लेकिन इसके पीछे कौन है, इनकी कहाँ तक इनकी जो कड़ी जुड़ी हुई है, कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं इन लोगों को, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। उधर पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रश्न पत्र करोड़ों में बिके हैं। जिन अभ्यर्थियों को ये बेचे गए उनमें से कई लोगों को प्रश्न पत्र दिखाया गया और रटाया भी गया। इस बात की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई कि पैसा कहां और किस तरह से दिया गया। अनुमान यही है कि अधिकतर लेन देन कैश में ही हुआ है। पुख्ता सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड हिमाचल से बाहर बैठा है। संभावना जताई जा रही है कि ये पड़ोसी राज्य हरियाणा में हो सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सैकड़ों अभ्यर्थियों के पास लिखित परीक्षा के कुछ दिन पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए थे। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने पर विचार भी कर रही है। सरकार केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। इस मामले पर आला अधिकारियों की सीएम के साथ गहन चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने दावा किया कि इस मामले पर जल्द ही एक टेप सामने आने वाली है जो पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। जहाँ तक दूसरी बात की बात कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चला है, तो मैं समझता हूँ कि अभी उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। हम थोड़ा और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। जैसी सारी जानकारियां प्राप्त होती है उसके मुताबिक आगामी कार्रवाई होगी। लेकिन जो दोषी हैं उसमें चाहे कहीं भी हैं, कोई भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। पेपर लीक जो मामला है, क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है कि सीबीआई जांच की आप इन सारी बातों को लेकर के अभी तक की क्या डेवलपमेंट है इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस की, उसकी जानकारी हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही हिमाचल दौरे पर आएंगे। तो जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया। सीएम ने केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 31 मई को हिमाचल में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह आयोजित करने का आग्रह भी किया। सीएम ने कहा कि हिमाचल इस राष्ट्रीय स्तरीय समारोह को आयोजित करना चाहता है, जिसे लेकर पीएम को न्योता दिया गया, जिसे पीएम ने स्वीकार भी किया। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे ही। दो चीजें हैं उसमें प्रमुख रूप से, एक तो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हुए हैं उनका हमने उद्घाटन करने के लिए, और जो शुरू होने हैं कुछ एक प्रोजेक्ट्स उसकी शुरुआत करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए निवेदन किया है। और दोनों चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी है। कब होगा कार्यक्रम, कैसे कार्यक्रम होगा, इन सारी चीजों को लेकर डिटेल्स अभी वर्कआउट होनी है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ बहुत जुड़ाव है, लगाव है। वो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश आने के लिए इच्छुक है। तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को जयराम ठाकुर की गृह क्षेत्र सराज में आकर फंसना पड़ा। हालत ये थी कि न चाहते हुए भी धूमल को सराज में रात गुजारनी पड़ी। दरअसल पूर्व सीएम विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कलहड़ी में के डाइगाल गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने यहां आए थे। ये शादी उनके पास काम करने वाले उनके एक निजी सहायक भेष राज उर्फ राजू की थी। यहां पूर्व सीएम आ तो गए, लेकिन वापसी करने लगे तो भारी बारिश ने उनका रास्ता रोक दिया। मुख्य सड़क से राजू के घर तक जो लिंक रोड बना हुआ था वो भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि पैदल जा पाना भी काफी मुश्किल हो गया। पूर्व सीएम धूमल के फंसे होने की सूचना प्रशासन को भी दी गई। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से मशीनरी को मौके पर भेजकर सड़क बहाली का प्रयास करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सड़क इतनी ज्यादा जगहों से टूट चुकी है कि उसे बहाल कर पाना संभव ही नहीं रहा। ऐसे में प्रोफेसर धूमल को वापस अपने सहायक के घर ही जाकर रुकना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर पंडित सुखराम को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। उससे पहले 11 बजे मंडी के सेरी मंच पर सुखराम के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें आपको कि पंडित सुखराम ने 94 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। रात को उनके पार्थिव देह को मंडी लाया गया, जहां कई नेताओं ने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि भी दी। आज मैं सोच रहा था
और जिस समय लोगों की विचार सुन रहा था तो मुझे एक बात लगी कि मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे पिता का बेटा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ किया उन्होंने और आज भी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे तो बेटे के रूप में मेरा मन भर गया। मगर इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि इनके जैसा व्यक्ति मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कैसे इन्होंने बर्तन धो के अपनी शिक्षा ग्रहण की, लोगों के घर बर्तन मांजते थे, शिक्षा ग्रहण की। तो मैं समझता हूँ एक आम घर से निकलकर इन्होंने जो ऊंचाई छुई है वो एक सोचने वाली बात है। कोई सपन में भी नहीं सोच सकता है। जिस चीज़ विभाग में रहे, चाहे वो प्रदेश में रहे, चाहे वो देश के अंदर रहे, उन्होंने अपना नाम कमाया है। उनकी जो कमी है उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है और हम चाहते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। उनका नुकसान ये मंडी वासियों को न हुआ, हिमाचल प्रदेश में और देश के सभी लोगों को हुआ। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा कि उन्होंने एक महान नेता खोया है, आज हम सबको दुख है। मेरे पिताजी के साथ भी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ भी उनका जो है संबंध रहे, मधुर संबंध रहे और उन्होंने साथ जो है कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर सींचा। और आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, अपने परिवार की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और यही हम कामना करेंगे कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर प्रदेश के लोग आगे चलें। और अब नजर डालते हैं पंडित सुखराम के राजनीतिक सफर पर और आपको बताते हैं कि कैसे राजनीति में उन्होंने एक बड़ा ओहदा हासिल किया है। 5 बार वो विधानसभा के चुनाव भी जीते, 3 बार लोकसभा के चुनाव जीते। एक बड़ा ही रुतबा उनका राजनीति के सफर में, एक अपना बड़ा नाम पंडित सुखराम का, वो आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बताते हैं उनका राजनीतिक सफर क्या रहा, किस तरीके से। पंडित सुखराम ने 1962 में मंडी सदर विधानसभा सीट से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। 1967 में कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पंडित सुखराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र से 13 बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पंडित सुखराम ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। केंद्र में उनकी जरूरत महसूस होने पर उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया। वो लोकसभा चुनाव भी जीते और केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। 1984 में सुखराम ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ संसद पहुंचे। 1989 के लोकसभा चुनावों में उन्हें भाजपा के महेश्वर सिंह से हार का सामना करना पड़ा। 1991 के लोकसभा चुनावों में सुखराम ने महेश्वर सिंह को हराकर फिर से संसद में कदम रखा। 1996 में सुखराम फिर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बनाई और लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इसमें वे बुरी तरह से हार गए और उनकी पार्टी के सिर्फ एक सांसद ने जीत हासिल की। ये थे शिमला से कर्नल धनीराम शांडिल। पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई। इस पार्टी ने पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। 1998 में प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी और पंडित सुखराम की हिविका ने भाजपा को समर्थन देकर प्रेम कुमार धूमल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में योगदान दिया। पंडित सुखराम ने 2003 में अपना आखिरी विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर 2007 में सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया और अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अनिल शर्मा को सौंप दी।
साल 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान सुखराम का सारा परिवार भाजपा में शामिल हो गया। कारण बताया गया, कांग्रेस पार्टी में अपमान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए सुखराम ने अपने पोते आश्रय शर्मा के टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन टिकट नहीं मिली। इससे खफा हुए सुखराम एक बार फिर अपने पोते के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पंडित सुखराम को संचार क्रांति के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। बतौर लोकसभा सदस्य पंडित सुखराम ने दूरसंचार राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपना आखिरी कार्यकाल देखा। इस दौरान पंडित सुखराम ने प्रदेश सहित देश भर में जो संचार क्रांति की शुरुआत की, आज भी उसका जिक्र होता है। लोगों के हाथ में आज जो मोबाइल फोन है, अगर उसे पंडित सुखराम की देन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।